राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय प्रवास पर जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर के केशव विद्यापीठ जामडोली में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता सभी के लिए है। अगर मैं स्वतंत्र हूँ तो सामने वाला भी स्वतंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर गणतंत्र दिवस पर अम्बेडकर के उस संदेश को भी जरूर पढ़ना चाहिए। तय शेड्यूल के मुताबिक शुक्रवार को भागवत जयपुर जिले के विभाग स्तर के संघ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 28 और 29 जनवरी को वो अलग अलग स्तरों पर संघ कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। इन बैठकों के दौरान संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठकों में सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से परिवार प्रबोधन, ग्राम विकास, गौ सेवा, सामाजिक समरसता और पर्यावरण जैसी गतिविधियों पर मंथन सत्र होंगे। मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है। इस बीच बुधवार देर शाम कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 55 नामों का ऐलान किया गया है। दरअसल चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। मेघालय के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मेघालय में कम से कम 34 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान व्यय के लिहाज से संवेदनशील स्थानों के रूप में की गई है और इन क्षेत्रों में कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 27 फरवरी को किया जाएगा। नतीजों का ऐलान 2 मार्च को किया जाएगा। बता दें कि मेघालय में पिछले चुनाव साल 2018 में हुए थे। चुनाव में 21 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल गई थी। मेघालय की राजनीति और वोट बैंक को देखा जाए तो मेघालय ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। यहाँ 60 में से 36 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला पुरुष से भी ज्यादा संख्या में है, लेकिन फिर भी मेघालय की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर दिखती है। पीएम मोदी को केंद्र में रखकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार की रात भारी ड्रामा होने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोनों से क्रॉस शिकायतें मिली हैं। जेएनएसयू के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने के दौरान उन पर पथराव किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें जेएनयूएसयू और एबीवीपी से क्रॉस शिकायतें मिली हैं, जिन पर गौर किया जा रहा है। इसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं 2 छात्रों ने आरोप लगाया है कि जेएनयू छात्र संघ के सदस्यों ने उन्हें परेशान किया और मारपीट की। हालांकि जेएनयूएसयू अध्यक्ष आईसी घोष ने दावों को खारिज कर दिया था। घोष ने दावा किया है कि एबीवीपी के सदस्यों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने वाली एक सभा पर पत्थर फेंके। साथ ही कहा कि एबीवीपी सदस्यों को परेशान नहीं किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार को जेएनयूएसयू के बैनर तले छात्रों के एक समूह ने रात 9 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए पर्चे बांटे थे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कई छात्र जेएनयू छात्र संघ कार्यालय में एकजुट हुए थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ दुष्प्रचार करार देते हुए बैन कर दिया है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विविधता का प्रतीक बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी पहनी है। बता दें कि पीएम मोदी की इस साल की पोशाक की पहली झलक तब सामने आई जब पीएम मोदी गणतंत्र दिवस परेड से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे। सफेद कुर्ता और काले कोट के साथ पैंट पहने पीएम मोदी ने सफेद स्टोल पहना है। दरअसल काले और सफेद पहनावे में एक लंबी पूंछ वाली बहुरंगी पगड़ी ने पीएम की शान में 4 चांद लगा दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल पीएम मोदी की पोशाक में उत्तराखंड और मणिपुर का एक अलग स्पर्श था, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की ब्रह्मकमल टोपी पहनी थी। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के 2 अवसरों पर पीएम मोदी की पोशाक काफी चर्चा में रहती है। पीएम मोदी राज्यों के दौरों के दौरान भी अलग अलग मौकों पर एक विशेष जनजाति या क्षेत्र के पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। अक्सर अपने कपड़ों को लेकर पीएम मोदी चर्चा में रहते हैं। विपक्ष भी कई बार पीएम के कपड़ों को लेकर सवाल कर चुका है। बता दें कि साल 2021 में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल रंग की बंधी हुई टोपी पहनी थी, जो जामनगर के शाही परिवार की ओर से एक उपहार था। वहीं साल 2020 में पीएम मोदी ने भगवा बंधेज टोपी पहनी थी। गौरतलब है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम बनने के बाद पहली बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। इस साल उन्होंने उजले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहना था।
देश आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक। इसके बाद कर्तव्य पथ पर परेड निकाली गई। करीब 1.5 घंटे चली परेड में देश की आन बान और शान दिखी। परेड में स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति की ताकत दिखी। Lieutenant Indrajit Singh Sikarwar of 3rd Battalion of the 9th Gurkha Rifles, Chindits, giving the command. गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां निकाली गईं, जिनमें राज्यों की सांस्कृतिक विरासत के बारे में देश और दुनिया को बताया गया। आसमान में प्रचंड और राफेल समेत 50 विमानों की उड़ान के जरिए भारतीय वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। आकाश की ओर यहां से which will have 50 aircraft participating with the Rafale, the Sukhois, MiG-29s, the Jaguars, the Sarangs and other helicopters. On all Republic days and comprising 1 C-17 aircraft with 2 Sukhoi 30 aircraft in echelon streaming fuel and flying past. Operation to have true meaning, its reasons need to be lived collectively. And this is the Trishul formation. 3 परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर्तव्य पथ पर पैदल चले और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस बार गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद रहे। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली तैयार है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर कर्तव्य पथ और पूरी राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सड़कों को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर कई सड़क मार्ग बंद रहेंगे और कुछ सड़कों का रूट्स डायवर्जन किया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक गणतंत्र दिवस की परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले की ओर बढ़ेगी। यह परेड कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, सुभाष चंद्र बोस गोल चक्कर, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किले से होकर गुजरेगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि बुधवार यानी 25 जनवरी शाम 6 बजे से 26 जनवरी को परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह की ट्रैफिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुधवार को रात 10 बजे से 26 जनवरी को परेड खत्म होने तक रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड, कर्तव्य पथ पर कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं होगा। वहीं सी हेक्सागन इंडिया गेट सुबह 9:15 बजे से परेड पार करने तक बंद रहेगा, जबकि सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग बंद रहेंगे। परेड की आवाजाही के मुताबिक ही क्रॉस ट्रैफिक की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली गेट, हनुमान मंदिर, यमुना बाजार, छत्ता रेल चौक का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। वहीं शांतिवन, टी पॉइंट, सुभाष मार्ग और जीपीओ कश्मीरी गेट से ट्रैफिक डाइवर्ट है। इसके अलावा नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, लोथिया रोड पर ट्रैफिक डाइवर्जन संभव है। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर यातायात डाइवर्जन लगाया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखे जाने पर पुलिस को जल्द से जल्द सूचित करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहां हजरतगंज में वजीर हसन रोड पर बनी एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। बताया जा रहा है कि इमारत में 14 से 15 परिवार रहते थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना की टीम पिछले 12 घंटे से रेस्क्यू अभियान में जुटी है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब तक 15 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोग मलबे में फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मलबे में फंसे लोगों से लगातार बातचीत जारी है, उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के मालिक सपा के किठौर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश मंसूर को हिरासत में ले लिया गया है। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा समेत कई अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया था। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता शाहिद मंसूर का परिवार भी इसी बिल्डिंग में रहता था। जब इमारत गिरी तो सपा नेता अब्बास हैदर के पिता और कांग्रेस नेता अमीर हैदर और उनकी पत्नी भी बिल्डिंग में मौजूद थे। अभी कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता नेता जिशान हैदर की मां और बहू के मलबे में फंसे होने की आशंका है। डीजीपी यूपी डीएस चौहान ने बताया कि बिल्डिंग काट कर लोगों को निकाला जा रहा है, इसलिए रेस्क्यू में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ लोग और अंदर फंसे हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। बिल्डिंग को ड्रिल करके ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जॉब और हर पल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूछ रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उसके अद्भुत हम लोग काम कर रहे हैं। सर अभी तक कितने लोगों की डेड बॉडी एक भी नहीं मिली भाई, आप अच्छी बात बोलिए। What's the rescue toll? Sir, rescue toll क्या है and has there been any casualty? No, there has been no reported recovery of any dead body. Okay. Okay, we have rescued 12 people who are alive and they have been sent to the hospital for further treatment. What's the estimate of people who are fear trapped inside this debris? We are expecting that maximum there should be around 24 people. Maximum 24. It's an approximation. Approximation. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सपा सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश की बिल्डिंग है, इसमें उनका भी एक फ्लैट है। यजदान नाम के बिल्डर ने इसे बनाया है। अभी जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।